हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज का अड्डा। हम लोग लुसेंट पॉलिटी के सीरीज में आज इस वीडियो में देखने वाले हैं उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे। आई होप कि आपने सारे वीडियोस देखे होंगे जो भी डाले गए हैं अब तक। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जा कर के देख लीजिएगा उन सबको, ठीक है। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय इस चैप्टर के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायालय का उल्लेख किया गया है? तो भाग 5 में जो है संघीय न्यायालय का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन होते हैं? तो संविधान के संरक्षक होते हैं सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो संविधान का संरक्षक होता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही होते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से अभी हम लोग सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल या सर्वोच्च न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो सर्वप्रथम हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कोलकाता में करी गई थी, ठीक है। तो किसके अंतर्गत हुआ था ये? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई थी इस अधिनियम के तहत कोलकाता में। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो हमने देखा कि सर्वप्रथम जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत करी गई थी कोलकाता में 1774 में। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, 1950 के संसद के एक अधिनियम के द्वारा, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय संविधान के द्वारा। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन हुई थी। तो आप लोग याद रखिएगा इसको, ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो 1935 भारत सरकार अधिनियम जो 1935 आया था उसके अधीन भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। और वहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट वाला भी सही होगा, रेगुलेटिंग एक्ट से किया गया था, ठीक है। सर्वप्रथम जो किया गया था वो सर्वप्रथम की बात हो रही है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। यहाँ पे भी ऑप्शन में है 1935, लेकिन सर्वप्रथम पूछ रहा है ना, और यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट नहीं दिया है ऑप्शन में, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? तो मूल संविधान जो था उसमें सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त यानी कि मुख्य न्यायाधीश और उनके साथ 7 न्यायाधीशों की व्यवस्था थी, ठीक है। अभी कितनी है वो भी देखेंगे। नेक्स्ट है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? तो वर्तमान में जो है मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 न्यायाधीश और होते हैं। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि करने का जो शक्ति है वो सांसद के पास होता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए? अर्हता यानी कि योग्यता। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की इनमें से कौन सी योग्यता होनी चाहिए? वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो। तो देखिए, वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में बोल रहा है यहाँ पे, तो सिर्फ उच्च न्यायालय नहीं, वो किसी भी न्यायालय में, यानी कि न्यायालय कितने होते हैं? सुप्रीम कोर्ट होता है सबसे ऊपर, फिर आता है हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होता है, डीसी जो जिलों में होता है। तो वो किसी भी, जरूरी नहीं है कि उच्च न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में वो लगातार 5 वर्ष तक अगर न्यायाधीश के रूप में काम कर चुके हैं तो वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्य हैं। तो यहाँ पे सिर्फ उच्च न्यायालय दिया हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट भी जो ऑप्शन है वो भी वही है कि वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। तो वो सिर्फ उच्च न्यायालय नहीं बल्कि किसी भी न्यायालय में 10 वर्ष तक अगर अधिवक्ता रहा है तो वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्य है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। वह एक पारंगत विधि वेत्ता हो, तो ये भी गलत है। वह एक पारंगत विधि वेत्ता नहीं बल्कि प्रतिष्ठित विधि वेत्ता होना चाहिए। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है।
और योग्यता क्या क्या है, तो वो किसी भी न्यायालय, कोई भी न्यायालय हो, उच्चतम न्यायालय हो या मतलब डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हो, किसी भी न्यायालय में अगर लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका है तो वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्य है, या फिर अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष तक काम कर चुका है और न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्य है। ठीक है, नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। नेक्स्ट राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श से करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और अन्य न्यायाधीश जो हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन ये किसके परामर्श पर करते हैं राष्ट्रपति, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश के न्याय प्रणाली से प्रेरित है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो किस देश के न्याय प्रणाली से प्रेरित है, फ्रांस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद एवं सत्र न्यायालय, इनमें से सभी में, तो भारतीय संविधान में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो सभी न्यायालयों में, सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद एवं सत्र न्यायालय, तीनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब होती है, तो तथार्थ न्यायाधीश क्या होते हैं, उनकी नियुक्ति कब होती है तथार्थ न्यायाधीश की, जब न्यायालय की किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूर्ति नहीं होता है तब तथार्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करते हैं, या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, या राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करके सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। तो जो तथार्थ न्यायाधीश होते हैं यानी कि जब कोरम जनपूर्ति में मुख्य न्यायाधीश की संख्या नहीं कंप्लीट होती है तो उस दौरान न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, उसको तथार्थ न्यायाधीश कहते हैं। तो उनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए यानी कि महाधिवक्ता होना चाहिए, तो 10 वर्षों तक, 10 वर्ष तक वो अधिवक्ता के पद पे रहा हो किसी भी न्यायालय में। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं, तो 65 वर्ष की आयु तक वो पदधारी रहते हैं। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, 65 वर्ष है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्य करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो कितने आयु तक काम करते हैं, 65 वर्ष तक। तो इनमें से कोई भी नहीं इसका आंसर होगा क्योंकि 65 वर्ष तक होता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश दोनों का ही जो सेवानिवृत्ति का आयु है वो 65 वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधार पर हटाया जा सकता है, कदाचार, असमर्थता, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से कदाचार और असमर्थता, उपयुक्त दोनों ही आधारों पर हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित करती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, तो किस तरह ये महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो पारित होता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव के द्वारा, या संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल उपस्थित सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव के द्वारा, संसद के दोनों सदन द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाली संख्या के 2/3 बहुमत प्रस्ताव के द्वारा, इनमें से कोई भी नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग का जो उनके ऊपर प्रस्ताव पारित होता है वो संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग करके कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य के
2/3 बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित करके होता है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी करता है? तो उनको हटाने का जो आदेश है वो राष्ट्रपति जारी करते हैं महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद, ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश जिनके ऊपर जो है महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था वो थे जस्टिस रामास्वामी, याद रखिएगा। लेकिन ये महाभियोग असफल रहा था, सफल नहीं हुआ था, लेकिन महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। जो पहले न्यायाधीश थे वो थे जस्टिस रामास्वामी। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? तो मुख्य न्यायाधीश जो है उनका प्रतिमाह वेतन होता है 2,80,000 और अन्य न्यायाधीश जो होता है उनका वेतन होता है 2,50,000, 30,000 कम होता है इनसे। नेक्स्ट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन कौन करता है? तो हमने ये क्वेश्चन देखा था राष्ट्रपति वाले चैप्टर में ही पढ़ा था कि राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो तो उनके जगह उपराष्ट्रपति काम करते हैं, और अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित हैं तो उनके जगह राष्ट्रपति का काम कौन करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। और ऐसा करने वाले मतलब ऐसा सिर्फ एक बार ही हुआ है जब किसी भारत के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति का मतलब कार्य किया हो राष्ट्रपति के पद पे, और वो एक बार हुआ था। तो कौन थे वो? एम हिदायतुल्लाह थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश उस टाइम, जिन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पद संभाला था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो मैंने बताया था जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। ये राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन हो गया था और उनके निधन के बाद उपराष्ट्रपति थे उस टाइम वीवी गिरी, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद मतलब खाली था, तो फिर मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्लाह, इन्होंने राष्ट्रपति के पद पे काम किया था। नेक्स्ट, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में दोनों में, या फिर किसी भी न्यायालय में नहीं। तो सेवानिवृत्ति के बाद जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद के पास है। नेक्स्ट, कौन सा कानून ये निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो आर्टिकल 348 ये निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की जितनी कार्यवाही है वो अंग्रेजी भाषा में होगी। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल का, संसद का, अधीनस्थ न्यायालय का, निर्वाचन आयोग का। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण कर सकता है। नेक्स्ट, भारत में न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है, संसद के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन या प्रधानमंत्री के अधीन है? तो न्यायपालिका जो है भारत की वो स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप क्या है? विकेंद्रीकृत है, एकीकृत है, सामूहिक है, व्यवहारिक है? तो भारत में न्यायपालिका का जो स्वरूप है वो एकीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो ये क्वेश्चन हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चैप्टर में भी पढ़ा था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद का जो मामला होता है इसको भारत के उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवाद को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। ये क्या है? ये उसका मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो राष्ट्रपति कानूनी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं आर्टिकल 143 के तहत। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय को परामर्शी बनाया गया है आर्टिकल 143 में। परामर्श दे सकते हैं वो राष्ट्रपति को, अगर राष्ट्रपति मांगे तब, वैसे नहीं दे सकते। नेक्स्ट है, न्यायिक पूर्वालोकन का अधिकार किसको है? न्यायिक पूर्ण विलोकन का जो अधिकार है वो उच्चतम न्यायालय के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा, भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालय के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा? तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का जो शक्ति है इसका प्रयोग केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का अर्थ क्या है? तो न्यायिक पुनरीक्षण जो है इसका अर्थ क्या है? स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण करना,
देश में न्यायपालिका के कामकाज का पुनरीक्षण करना, कानून की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण करना या संविधान का आवधिक पुनरीक्षण करना। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का अर्थ ये है कि कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ क्या है? सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकते हैं। उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरणों का समालोचना कर सकते हैं। किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकते हैं। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ ये है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, न्यायिक पूर्वविलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। तो न्यायिक पूर्वविलोकन में न्यायालय को कौन सा अधिकार प्राप्त है? यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, न्यायिक पूर्वविलोकन की व्यवस्था सिर्फ भारत में है, केवल यूएसए में, भारत और यूएसए दोनों में है, या यूके में है? तो न्यायिक पूर्वविलोकन की जो व्यवस्था है वो भारत और यूएसए दोनों में ही है। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस अधिकार क्षेत्र में आता है वो क्या है? तो केंद्र और राज्य के विवाद का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में किसके अंतर्गत आता है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले को उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता? दो अथवा अधिक राज्यों के बीच का विवाद, मूल अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध मामला, किसी भी व्यक्ति की संपत्ति दूसरे द्वारा बलपूर्वक अधिग्रहण होने से। तो उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता दो या अधिक राज्यों के बीच के विवाद को। नेक्स्ट है, जनहित याचिका दायर की जा सकती है उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, उपर्युक्त दोनों में, इनमें से किसी भी नहीं। तो जनहित याचिका जो है वो जनता को अदालत के द्वारा दिया गया अधिकार है, जो कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में ही दायर की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को, लोकसभा अध्यक्ष को, या उपर्युक्त सभी को। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को हटाने के लिए। नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? तो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद का जो मामला है उसमें निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्ति है उसे क्या कहते हैं? आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत वो आता है उनके। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए, प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल भंग करने के लिए, कंपनी को मजबूती बढ़ाने के लिए, सरकार को कर्मचारी का वेतन देने के लिए। तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा 5 तरह का रीट जारी किया जाता है जिसमें एक परमादेश है। तो परमादेश जारी किया जाता है, यानी कि परमादेश का अर्थ ही होता है कि आदेश देते हैं किसी भी अधिकारी को, अगर वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसको अपना आदेश निभाने के लिए आदेश दिया जाता है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की वह रीट या आदेश कौन सी है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए किया जाता है? तो वो कौन सा रीट है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए निकाला जाता है? तो वो रीट है अधिकार परीक्षा रीट। नेक्स्ट है, लाभ का पद परिभाषित हुआ था संविधान के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, संघीय मंत्रिपरिषद के द्वारा या संसद के द्वारा? तो लाभ का जो पद है ये परिभाषित हुआ था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल 134A को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद होने वाले विवाद का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? तो केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद होता है उसके बारे में, उसके विवाद के लिए निर्णय लेने की जो शक्ति है उच्चतम न्यायालय की, वो किसके अंतर्गत आती है? मूल अधिकारिता के अंतर्गत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है अपनी पहल पर तभी जब ऐसे परामर्श के लिए कहते हैं, तभी जब मामला नागरिक के मूलभूत अधिकारों से संबंधित हो, या फिर जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता हो। तो भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श तभी देगा जब राष्ट्रपति ऐसे परामर्श उनसे मांगेंगे, तभी वो परामर्श देंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वो केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति ही बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था केशवानंद भारती बनाम केरल विवाद में। नेक्स्ट है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। तो ये केशवानंद भारतीवाद विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है लेकिन संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा लंबी अवधि तक रहे हैं वाई.वी. चंद्रचूड़। वाई.वी. चंद्रचूड़ जो है वो सर्वाधिक लंबी अवधि तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं। 1978 से लेकर के 85 तक ये रहे थे। अब सबसे कम कौन थे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो सबसे कम समय तक पद पे रहे थे। तो सबसे कम समय तक रहे थे कमल नारायण सिंह। कमल नारायण सिंह जो है 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक रहे थे। तो कमल नारायण सिंह का नाम याद रखिएगा और वाई.वी. चंद्रचूड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम किया। तो राष्ट्रपति के रूप में काम किस मुख्य न्यायाधीश ने किया है। तो एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश आए हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है जो कि एम हिदायतुल्लाह हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया था। तो 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने ए.एन. रे की नियुक्ति के समय वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो न्यायाधीश की बात हो रही है तो उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी थी। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अभी तक उच्चतम न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं मुख्य न्यायाधीश पद पर अभी तक कोई महिला नहीं आई है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली महिला न्यायाधीश की बात हो रही है तो वो फातिमा बीवी थी। नेक्स्ट है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं मूल अधिकारों का संरक्षण। संविधान के उल्लंघन का जो संरक्षण है ये सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय के पास है। मूल अधिकार का जो संरक्षण है वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की परामर्श अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त कर सकते हैं। परामर्शदर्शी अधिकारिता शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है। तो इन कथनों में सही कथन कौन सा है वो बताना है और यहाँ ऑप्शन से मिलाना है। तो जितने भी कथन दिए गए हैं उसमें देखिए परामर्शी ऑप्शन दूसरा कथन और तीसरा कथन सही है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। परामर्शी अधिकारिता शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार के द्वारा बाध्यकारी नहीं होता। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। तो आर्टिकल 129 जो है सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करती है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? तो सर्वोच्च न्यायालय सबसे पहली महिला कौन थी? सबसे पहली महिला वकील जो कि वकील से सीधे उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी थी, मतलब सीधे वकील से उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बन गई थी, तो वो थी इंदु मल्होत्रा। नेक्स्ट है, परामर्शी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए संघीय विधि मंत्री द्वारा, किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा। तो परामर्शी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी कि PIL लाया गया था तब भारत के न्यायमूर्ति थे PN भगवती। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए एडवोकेट कितना होना चाहिए? 10 साल तक कम से कम वो एडवोकेट होने चाहिए। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं CBI की जांच पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच पर, भारत की बार काउंसिलिंग की रिपोर्ट पर संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित करके, तो महाभियोग के द्वारा हटाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है उच्चतम न्यायालय, नेक्स्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय को केवल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शी क्षेत्राधिकार, तो तीनों ही है। नेक्स्ट है, भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? तो अभी तक उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर कोई भी महिला नहीं आई है। नेक्स्ट है, डैश के फैसले भारत के बाकी सभी न्यायालय को मान्य होते हैं? तो भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले भारत के सभी न्यायालय को मान्य होते हैं। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? सहायक अनुदान, आकस्मिक निधि, संचित निधि या लोक लेखा? तो सर्वोच्च न्यायालय के जजों का जो वेतन होता है वो संचित निधि में आहरित होता है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव का विवाद, भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्यों का विवाद। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों का जो विवाद है ये उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत आता है। भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद ये आता है। तो 1 और 4 ऑप्शन C राइट हो जाएगा। बाकी संसद के किसी सदन या राष्ट्रीय विधानमंडल के बीच का चुनाव का जो विवाद है ये उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता। भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र का विवाद भी उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। भारत सरकार और राज्यों के बीच का विवाद आता है और 2 से 2 अधिक राज्यों के बीच का विवाद आता है। तो ऑप्शन C राइट हो जाएगा। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के से रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने देख लिया है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो हम लोग उच्च न्यायालय के बारे में देखेंगे, हाई कोर्ट के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।